हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी सेक्शन का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इस वीडियो में अगर आप आखिर तक बने रहेंगे तो इस चैप्टर के बारे में मैं आपको पूरा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि इस चैप्टर में मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके सब टॉपिक है सब कुछ मैं डिटेल में इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर 4 जियोग्राफी बुक का एग्रीकल्चर। तो क्या है इसमें, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो आप सबको पता है इंडिया एक एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी की एक तरह से बैकबोन है, रीढ़ जिसको बोलते हैं हम लोग वो है। और हमारे कंट्री की लगभग 2/3 पॉपुलेशन सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से भी आप देख सकते हो कि वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए रहते हैं। और एग्रीकल्चर आप सब जानते हो कि ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी ये इंसान के जीने और इंडस्ट्री के बढ़ने का एक तरह का बेस है। और एग्रीकल्चर हमें एक स्टेपल फूड ग्रेन्स देता है। स्टेपल फूड ग्रेन्स का मतलब आपको पता है, जो आपका मेन फूड होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, वो कहीं ना कहीं पे हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट्स जैसे रागी ज्वार बाजरा, ये सब मिलेट्स में आते हैं जो हम हर रोज़ खाते भी हैं। फिर एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल्स भी मिलता है। रॉ मटेरियल्स यानी जैसे कि मान लो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो वहाँ पे कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि गनी बैग्स हो गया, रस्सी हो गया, इन सब के लिए जूट ज़रूरी होता है, ये भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। फिर टी इंडस्ट्री के लिए टी लीव्स या चाय पत्ते जो होते हैं। फिर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए ऑयल सीड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखेंगे। फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि टी कॉफ़ी स्पाइसेस जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके हमें फॉरेन एक्सचेंज हम लोग कमाते हैं, बाहर का पैसा भी हमारे देश तक आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है वो हज़ारों सालों से हो रही है, कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले ही हमने एग्रीकल्चर डेवलप कर लिया है। नए समय के साथ साथ नया नया चीज़ें भी जुड़ता गया है। हालांकि जो फार्मिंग का जो टाइप डिपेंड करता है, हमारे इंडिया में जो फार्मिंग होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से होता है, लेकिन वो उसका टाइप डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आपको अगर पता होगा कि फिज़िकल एनवायरनमेंट जो होता है, फिज़िकल एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं, जैसे कि किसी जगह का सॉइल कैसा है, मिट्टी कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कितना होता है वहाँ पे। साथ ही साथ हमको और भी कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है, जैसे कि मान लो टेक्नोलॉजिकल लेवल क्या है वहाँ पे, मतलब पीजेंट्स के पास क्या क्या मशीन्स टूल्स ये सब चीज़ें अवेलेबल है। फिर हम बात करेंगे कि सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस की, अलग अलग रीजन की आदतें और जो परंपराएं होती है वो भी अलग अलग होती है। ये हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप इंडिया में अलग अलग तरीके का फार्मिंग प्रैक्टिसेस देखते हो। तो अब हम बात करेंगे कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। अब सब्सिस्टेंस नाम से ही अब समझ में आता है जो फार्मिंग आप जीने के लिए करते हो, ना कि कोई कमर्शियली प्रॉफिट करने के लिए करते हो। ये पुराने समय में जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता था उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, कि वो तरीका अभी भी बहुत सारे जगह में अप्लाई होता है। छोटे छोटे पैचेस में खेती होती है। उसमें पैचेस का मतलब आपको पता है, जो छोटे छोटे एरिया होता है, बहुत छोटे छोटे पैचेस, छोटे छोटे एरिया, उनमें ही ये चीज़ होता है। उसमें जैसे कि सिंपल टूल से काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हो गया, हो मतलब जो कुदाल वगैरह होता है, या दाव हो गया। फिर आप डिगिंग स्टिक जो होता है, इन सब चीज़ों से ही काम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ज़्यादातर फैमिली या कम्युनिटी में कम्युनिटी लेबर से ही ये काम होता है। ज़्यादातर परिवार के लोग ही उस तरह के खेतों में काम करते हैं, या फिर आस पड़ोस के लोग मिलकर या उस कम्युनिटी में रहने वाले लोग मिलकर लेबर देते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कहीं ना कहीं पर मानसून रेंज पर, नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी कितना है, वहाँ का जो मिट्टी है वो कितना फर्टाइल है, और फिर लोकल क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कि स्पेशल फीचर्स के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लैश एंड बर्न की बात हम कर रहे हैं। स्लैश एंड बर्न क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि जो जंगल का एक पैच, एक छोटा मोटा मान लो कुछ एरिया, पैच का मतलब क्या होता है, कोई एक एरिया को आपने चुन लिया, उस एरिया को आपने साफ़ किया, वहाँ पे जो भी पेड़ है वो सब काट दिया, और फाइनली उस जगह को आप क्या करते हो, जला देते हो। ये स्लेश एंड बर्न बोलते हैं। इससे क्या होता है कि
क्रॉप सिर्फ फैमिली की मोस्टली क्यों होता है ये जो स्लैश एंड बर्न जो होता है, क्रॉप ज़्यादातर फैमिली की ज़रूरत के लिए ही उगाया जाता है, ये मार्केट सेल के लिए नहीं होता है। और 2-3 साल बाद सॉइल की जो फर्टिलिटी होता है वो कहीं ना कहीं पर कम हो जाता है। ये होता है, ये ऐसा ही सिस्टम है कि सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाता है। फिर क्या होता है, जो पीजेंट्स होता है वो नया पैच लेता है और पुराने जो लैंड होते हैं कहीं ना कहीं पर, और पुरानी जो लैंड नेचुरल तरीके से पुरानी लैंड को हटाकर वो नया पैच लेते हैं, और पुरानी लैंड नेचुरल तरीके से फर्टाइल हो जाती है तब तक जब तक आप उसको यूज़ नहीं करते हो। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ कमियां भी है, क्योंकि मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि मान लो फर्टिलाइज़र, इरिगेशन मशीन का यूज़ नहीं होता है इसमें, तो जिस ऑब्वियसली प्रोडक्शन बहुत कम होगा। फिर इसमें कई जगह में जो स्लैश एंड बर्न जो होता है वो इंडिया में कई जगह में ये सब होता है। ज़्यादातर जो ट्राइबल एरियाज़ होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कुछ कुछ अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात अगर हम करें, जैसे कि जूम बोलते हैं, जूम कल्टीवेशन हम लोग बोलते हैं, असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पामलो इन मणिपुर। और फिर हम अगर बात करेंगे कि दूसरे जगह में इंडिया में, जैसे कि मान लो सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में उसको कुछ कुछ जगह में बेवार या दहिया बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा बोला जाता है, पामादोबी या कॉमन या ब्रिंगा बोला जाता है उड़ीसा में, कुमारी बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स में, फिर वलरे या वल्टर ये सब साउथ ईस्ट राजस्थान में बोला जाता है, फिर हिमालय बेल्ट में इसको खील बोला जाता है तो सब स्लैश एंड बर्न ही, लेकिन अलग अलग जगह पे सबका अलग अलग नाम है। कुरुआ बोला जाता है झारखंड में, और ऑब्वियसली हमने हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोल ही दिया जहाँ पे जूमिंग बोला जाता है। फिर मणिपुर में उसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, पमको बोला जाता है, इस तरह से। फिर बात खाली जूम कल्टीवेशन या जो स्लैश एंड बर्न होता है वो सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं होता है, वो दुनिया में बहुत सारी जगह में होता है, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसका अलग अलग नाम है। फॉर एग्जांपल मिल्पा, मैक्सिको में इसको मिल्पा बोला जाता है, कोनुकू बोला जाता है वेनेजुएला में, ब्राज़ील में उसको बोलते हैं रोका, मसोल बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, इंडोनेशिया में लाडंग कहा जाता है, और वियतनाम में रेप बोलते हैं आमतौर पे लोग। तो ये स्लैश एंड बर्न जो होता है, जो असम में जिसको हम लोग जूम कल्टीवेशन भी बोलते हो, तो इसके इंडिया में और वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रखा गया है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो पुराना पद्धति है, लेकिन आज के समय में आपको पता होगा जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, इंटेंसिव होता है वो, मतलब ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो होता है ना, छोटा जगह पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और ये लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब मशीन से ज़्यादा उसमें ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा चाहिए होता है, इंसानों का मेहनत ज़्यादा चाहिए होता है। फर्टिलाइज़र, इरीगेशन, इम्प्रूव सीड्स का भी यूज़ होता है उसमें। एक ही लैंड पर सालों में कई बार देखोगे कि 2 बार या उससे ज़्यादा क्रॉप्स उगाया जाता है। और फिर हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। कॉमर्शियल मतलब जो बिज़नेस से रिलेटेड है, आपको पता है इसमें ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के ऊपर जोर दिया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि मान लो HYV सीड्स, जिसको हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बोला जाता है, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मारने के लिए होता है, फिर इरिगेशन बहुत चाहिए, मतलब पानी चाहिए कि खेतों तक पानी पहुंचने का व्यवस्था उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कमर्शियल फार्मिंग में, और एडवांस्ड मशीन्स चाहिए होता है, बड़े बड़े ट्रैक्टर और भी जो अपग्रेडेड मशीन्स है वो सब का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो कॉमर्शियलाइजेशन होता है, कॉमर्शियलाइजेशन में का जो लेवल रीजन पर डिपेंड करता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा जो होता है वो राइस सेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उड़ीसा में आप देखोगे कि राइस फैमिली यूज़ के लिए होता है, ज़्यादातर लोग घरों में खाते हैं वो लोग। और अभी जैसे अब मैंने बताया पंजाब हरियाणा में राइस को सेल किया जाता है। कुछ स्पेशल टाइप का प्लांटेशन फार्मिंग भी होता है, जैसे कि लार्ज एस्टेट्स होता है उसमें, और सिंगल क्रॉप होता है जिसको हम लोग मोनोकल्चर भी बोलते हैं। और अगर आप देखोगे कि ह्यूज कैपिटल प्लस माइग्रेंट लेबर का आप यूज़ करते हो, तो जो प्रोड्यूस होता है वो सीधे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए किया जाता है, मतलब ये इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि वो आप इंडस्ट्रीज तक पहुंचा देते हो।
तो एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी ज़रूरी पड़ता है। एग्जाम्पल्स आप देखोगे इस तरह का चीज़ें जो बहुत कॉमर्शियल फार्मिंग में आता है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर, बनाना, ये सब चीज़ें होता है आपका कहीं ना कहीं पर कॉमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल। अब देखो, आप बात करेंगे कि इंडिया में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो किस तरह का है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये देखो, आपको यहाँ पे कुछ प्लांटेशंस दिख रहा होगा, साउदर्न पार्ट ऑफ में कैसे बनाना प्लांटेशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, जो अभी मैंने आपको बताया। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया क्या होता है कि अलग अलग समय में अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग नाम होता है। जैसे कि रावी क्रॉप्स जो होता है वो ज़्यादातर शीतकाल में, माने विंटर में, इसका जो सोइंग सीज़न होता है, जो फसल लगाने का सीज़न होता है, वो अक्टूबर से दिसंबर तक आपको दिख जाएगा। फिर हार्वेस्ट, जो फसल काटा जाता है, वो आप लगाओगे तो अक्टूबर से दिसंबर के बीचों बीच, लेकिन उसको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से जून तक। और इस रावी क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, वीट, बार्ले, फिर पीस, ग्राम, मास्टर्ड, ये सब हो गया आपका ये रावी क्रॉप्स का एग्जाम्पल। फिर आप देखोगे कि ये कहाँ कहाँ पर होता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह में ये सब बहुत ज़्यादा होता है। वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मास्टर्ड, ये सब जिसको रावी क्रॉप्स हम कहते हैं, जो शीतकाल में होता है। और विंटर रेन फ्रॉम वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स इम्प्रूव्स ईल्ड, जो ठंडा के समय जो एक विंटर रेन होता है, जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होता है, ये कहीं ना कहीं पर फसल को और ज़्यादा फलने फूलने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि खरीफ के बारे में। खरीफ क्रॉप्स जो मानसून या बारिश के सीज़न में होता है, ये मेनली जून और जुलाई महीने में इसको सोइंग किया जाता है, मानसून के शुरू में। और फिर हार्वेस्ट उसका जो होता है, जो फसल कटाई का समय होता है, वो सितंबर से अक्टूबर तक होता है। और इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है, बहुत फेमस पेडी जो हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग कंज्यूम करते हैं। फिर मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, और कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये सब चीज़ें आ जाएगा आपका खरीफ क्रॉप में। और बहुत सारे राइस स्टेट्स हैं, जैसे कि मान लो आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का कोस्ट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जगह में, ये सब को हम लोग राइस स्टेट भी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस का कंज्यूम होता है, तो इन सब जगह में इसका खेती भी बहुत ज़्यादा होता है। और असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, अगर तीनों राइस क्रॉप्स यहाँ पे तीन तरह का राइस क्रॉप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि ओस, अमन, बोडो, तो अलग अलग होता है। अब हम बात करेंगे कि जैद क्रॉप्स के बारे में। जैद जो होता है वो समर में होता है, रावी और खरीफ के बीच में, मतलब वो एक तरह का शॉर्ट सीजन में किया जाता है। एग्जाम्पल्स इसका क्या हो सकता है, वाटरमेलन आप दिख जाएगा। वाटरमेलन जो होता है वो कहीं ना कहीं पर जैद क्रॉप्स में आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ, वाटरमेलन, उसके बाद मास्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स, फूडर क्रॉप्स जो जानवर के लिए होता है, फूडर क्रॉप्स, तो इस तरह का चीज़ें मतलब होता है। और शुगर केन जो होता है ना, वो साल भर लगा सकते हैं आप। फिर हम बात करेंगे कि मेजर क्रॉप्स इन इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स है, कौन कौन सा फसल सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडिया में। तो हम सब लोग जानते हैं अनडाउटेडली राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए, स्टेपल फूड है वो इंडिया का। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस इंडिया, माने वर्ल्ड में चाइना के बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। राइस बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में। और खरीफ क्रॉप जो होता है, इसमें आपको खरीफ क्रॉप के बारे में अगर आप थोड़ा जानकारी चाहते हो, तो खरीफ क्रॉप जो होता है ना, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं पर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब एवब 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मिनिमम, मतलब उसका टेम्परेचर एवब होना चाहिए 25 डिग्री का। और बारिश भी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए। इस तरह का खरीफ क्रॉप के लिए वो सूटेबल होता है। इरिगेशन से ड्राई एरियाज में भी पानी पहुंचाया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के केस में आपको दिखता है। अब बात करेंगे, अगर वीट की आप बात करोगे तो वीट कैसा होता है। वीट सेकंड मोस्ट सीरियल होता है। अगर राइस के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ कंज्यूम किया जाता है वो वीट ही है। अब राबी क्रॉप में क्या होता है, देखो राबी क्रॉप जो होता है, इसमें आपको क्या चाहिए होता है, कहीं ना कहीं पे नीड्स कूल ग्रोइंग सीजन, ये ठंडा समय चाहिए होता है। और प्लस सनशाइन जो होता है ना, वो सूरज का जो धूप होता है वो थोड़ा ब्राइट चाहिए होता है। और
50 से 50 to 75 डिग्री 5 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए आइडियल माना जाता है। कौन कौन सा स्टेट्स है जहाँ पे राबी क्रॉप ज़्यादा होता है, जैसे कि आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सब की बात करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ज़्यादातर राबी क्रॉप्स होता है। फिर हम बात करेंगे कि मिलेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मिलेट्स। मिलेट्स में हम लोग ज़्यादातर ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब की ही बात करेंगे। तो ज्वार जो होता है वो रेन फेड है मोस्टली, ज़्यादातर उसके लिए अलग सा मेहनत नहीं चाहिए, लेकिन बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है उसको, और वो ऐसे ही हो जाता है। फिर मॉइस्ट एरिया जैसे कि मान लो महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो थोड़ा सा जिसमें मॉइस्चर रहता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब जगह में ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर बाजरा के लिए आपको सैंडी या शेलो ब्लैक सॉइल चाहिए होता है, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इन सब जगह में आपको मिल जाता है। फिर रागी जो होता है वो आयरन और कैल्शियम रिच होता है, और ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है, मतलब वो सूखा जगह में भी हो सकता है। कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगह में आपको रागी दिख जाता है। फिर हम बात करेंगे कि मेज़ के बारे में। यहाँ पे आपको दिख सकता है मेज़। जो मेज़ है वो एक तरह का फूड भी है। मेज़ तो हम लोग खुद भी खाते हैं, और ये फूडर भी है, मतलब जानवरों के लिए खाने के लिए भी काम में आ जाता है। खरीफ क्रॉप जो होता है, और बिहार में जिसको हम लोग खरीफ क्रॉप जो होता है ना, वो बिहार में उसको रागी भी हम लोग रावी भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको लिखा मिलेगा, इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन राबी सीज़न। मतलब जो मेज़ होता है वो राबी सीज़न में बिहार में उसको उगाया जाता है। इसके लिए आपको एक तो चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस की एक तरह का टेम्परेचर चाहिए, और साथ ही साथ आपको दिखेगा कि 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए। और पुराने जो एलुवियल सॉइल होते हैं, पोली मिट्टी जो होता है जो पुराना वाला, उसमें ये चीज़ अच्छा होता है। और कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे स्टेट्स में वो बहुत अच्छे से मिलेगा आपको। फिर हम बात करते हैं कि पल्सेस या तो दाल वाला जो चीज़ें होती है, जैसे कि पल्सेस में अगर आप बात करोगे, ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। अब हम बात करेंगे कि पल्सेस के बारे में। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा पल्सेस की प्रोड्यूसर है, और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, खुद उगाता भी है ज़्यादा, और खुद कंज्यूम भी करता है, खाता भी है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पल्सेस की। पल्सेस का एग्जांपल आप देख सकते हो, तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये सब होता है कि पल्सेस जो दाल का एग्जांपल हो गया। और ड्राई कंडीशन में ये ग्रो कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल फर्टिलिटी भी वो फर्टाइल भी करता है ये। और फिर आप बात करोगे हम फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स जो होता है वो उसमें क्या आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा, जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको दिख जाएगा। और उसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, 75 से 100 सेंटीमीटर रेंज चाहिए होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह में आपको इस तरह का फूड अदर देन क्रॉप, जो अदर देन ग्रेन्स होता है, जैसे शुगर केन जैसे चीज़ें आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे कि ऑयल सीड्स के बारे में। ये देखो आपको शुगर केन कल्टीवेशन होते हुआ फोटो दिखेगा 4.8 में। देखो ऑयल सीड्स की बात अगर हम करेंगे, क्या है इसमें, ग्राउंड नट, जैसे कि ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसैम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, लीन सीड, सनफ्लावर, ये सब एग्जांपल्स में आ जाएगा। और फिर हम बात करते हैं कि टी के बारे में। टी जो होता है वो असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब में पाया जाता है। कॉफ़ी मोस्टली आपको दिखेगा कि कहाँ पे दिखता है आपको, कॉफ़ी दिखेगा आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इस तरह का अलग अलग जगह पे आपको दिखता है। फिर हम बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या क्या आ जाता है, मैंगो आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, बनाना आ जाता है, फिर लीची आ जाता है, गुआवा, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, वॉलनट। साथ ही साथ कुछ वेजिटेबल्स भी आपको दिखता है, जैसे कि पीस होता है जो मटर हम बोलते हैं, फिर कॉलीफ्लावर, ऑनियन, टमाटो,
फिर पोटैटो, ये सब आ जाता है आपका हॉर्टिकल्चर फार्म क्रॉप्स में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, आप कुछ फ़ोटो आपको दिख सकता है, अच्छा अच्छा कुछ पिक्चर्स हैं आपको, बहुत सारे एप्रिकॉट, एप्पल, पोमीग्रेनेट का ये सब खेती होते हुए दिख रहा होगा आपको। फिर वेजिटेबल्स में देखो, पीस है, फिर कॉलीफ्लावर, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। नॉन फूड क्रॉप्स क्या है? जैसे रबर हो गया, रबर नॉन फूड क्रॉप्स में आ जाता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, मेघालय, मेघालय में ज़्यादातर खास करके जो गारो हिल्स होता है वहाँ पे आपको दिखता है कि इस तरह का चीज़ें, रबर प्लांटेशन दिखेगा आपको। फिर कॉटन की अगर हम बात करेंगे, रबर के बाद अगर हम बात करते हैं कि कॉटन को, जिसको फाइबर क्रॉप भी हम लोग बोलते हैं, तो कॉटन महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब में मिलेगा। फिर जूट, जूट बहुत फेमस है बंगाल में। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में आपको जूट का भी प्लांटेशन देखने को मिलेगा। ये देखो, ये फ़ोटो आप देख सकते हो, ये कॉटन कल्टीवेशन का है, जिससे बाद में आगे चलकर कपड़ा बनेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब क्या होता है ये? अब देखो, प्रॉब्लम्स क्या होता है कि मॉनसून, बहुत सारे जो हमारा जो देशों में जो खेती होता है, जो क्रॉपिंग होता है, प्लांटेशन होता है, वो ज़्यादातर मॉनसून डिपेंड है, मतलब बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और लैंड भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड होता है, और उसके वजह से लो प्रोडक्टिविटी होता है। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, आप देखोगे कि बहुत सारा स्टेप्स उठाया गया, जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया। फिर लैंड में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए, ज़मीन का जो मालिकाना होता है उसमें काफ़ी बदलाव हुए, बहुत सारे ज़मीन को कंसोलिडेट किया गया। फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी बात करते हो कि बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। फिर आया एक ऐसा दौर जिसमें हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जहाँ पे सरकार ने खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए कहीं काफ़ी हद तक मदद दिया। उसमें HYV सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ। और फिर हम एक बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन। अब वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड होता है, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने की बात कही गई है। और फिर लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला 1980 से 1990s तक। फिर हम बात करेंगे कि क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, ग्रामीण बैंक्स के बारे में, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसको PAIS भी बोला जाता है। फिर आजकल वेदर बुलेटिन्स और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी बात होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेदर बुलेटिन मतलब अलग अलग चैनल में, सरकारी चैनलों में देखना, खेती बाड़ी को लेकर काफ़ी सारा न्यूज़ आता रहता है। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि सरकार आपको ज़रूरत पड़ने पर अगर आपका फसल नहीं भी बिका तो सरकार उसको खरीद लेगा, या एक पहले से एक तय हुआ दाम में आपको सरकार बेच लेगा। अगर आप उसको कहीं बेच नहीं पाए हो तो आपका फसल मोटा मोटी लॉस में नहीं जाएगा, ये एक तरह का वो होता है। फिर फाइनली हम इसके एंड तक पहुंच चुके हैं। एंड में हम लोग देखेंगे भूदान और ग्रामदान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। ये गांधी जी के एक स्पिरिचुअल हेयर थे, जो गांधी को फॉलो करते हैं, विनोबा भावे, तो उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। और कहीं ना कहीं पर ये वो क्या करते थे, पदयात्रा के दौरान जो लैंडलॉर्ड रामचंद्र रेड्डी ने 80 करोड़ लैंड गरीब किसानों को दे दी थी। इसमें वो खुद एक लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे, तो उन्होंने बहुत सारा ज़मीन को किसानों को दे दिया, जिसको हम लोग भूदान भी बोलते हैं, मतलब लैंड डोनेशन। कुछ लैंडलॉर्ड्स ने पूरे गांव डोनेट कर दिए, इसको बोलते हैं ग्रामदान। जैसे इसे इसे हम लोग ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे खून खराबा नहीं हुआ और इक्वालिटी विदाउट वायलेंस, एक तरह से समानता देने की कोशिश की गई, बिना कोई लड़ाई झगड़े के, बिना कोई वायलेंस के। तो ये था आज का ये पूरा कंप्लीट चैप्टर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर लिखिएगा इसके बारे में, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।